आ जाओ बच्चों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। यस है बेटा। ये आज की डेट क्या है? ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। हाँ बच्चों प्लीज ध्यान देना, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हमारा चल रहा था, राइट? सब लोग साथ में क्या बेटा? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की 5 एंट्रीज बताई थी आपको। ये चार्ट पूरा देखा था ना आपने? अच्छा, ऑलरेडी हमने 2 बार, इसके पहले भी एक बार चार्ट बताया था ने, सेकंड एग्जांपल था ने, उसी में चेंज किया हमने। मुझे 2 बार हुआ कि नहीं? ये एंट्रीज में कहीं किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई मन में शंका, कोई चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही है, सर ये थोड़ा अजीब लग रहा है, सर ये क्यों है? आप एक्सेप्ट कर पा रहे हो क्या इसको? तो ही आप इसे समझ पाओगे। एक्सेप्ट करना होगा, हाँ लर्न नहीं करना है। एक्सेप्ट किया तो लर्न करने की जरूरत नहीं रहती है। आप खुशी खुशी सब्जेक्ट को समझ पा रहे हो ना, हाँ वो सबसे मेन है। ये 5 एंट्रीज याद है। सबसे पहली वाली एंट्री, कैंसिलेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। सेकेंड वाली एंट्री, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। थर्ड एंट्री, ट्रांसफर टू सीआरआर टू मेंटेन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। फोर्थ, राइटिंग ऑफ अ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। याद है सिक्योरिटी प्रीमियम सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 में एक यूज था, राइटिंग ऑफ अ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये ही है वो यूज। फोर्थ एंट्री देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट किया है हमने। और लास्ट वाली 5वीं एंट्री, फाइनल सेटलमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। यस और नो? इजी है ना एकदम? 5 एंट्रीज याद है अच्छे से? आ जाओ, कुछ क्वेश्चन करें हम लोग इसके। मैंने इसकी कुछ कंडीशंस भी लिखवा के दी थी ना आपको। फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन होगा, मैक्सिमम पीरियड 20 इयर्स, इन द केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर 30 इयर्स, but subject to one condition, from 21st year you have to redeem minimum 10% of the preference shares per annum। आ जाओ, चलो कुछ थ्योरी क्वेश्चन बताना चाहूंगा फिर से। कंडीशंस जो मैंने बताई थी वो थ्योरी क्वेश्चन में आ सकती है। और कुछ बात देखो, लिखो थ्योरी क्वेश्चन, ये आपके पास में मॉड्यूल में पेज नंबर आपका 11.153, पर्पस ऑफ इशूइंग रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। क्यों इशू करते हैं बेटा? क्यों इक्विटी शेयर से पेट नहीं भरता है क्या जो और प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर मतलब कौन से रहेंगे? रिडीमेबल, मतलब रिडम्पशन उसका तय है 20 साल बाद, या 20 साल के 20 साल बाद नहीं, 20 साल तक या 20 साल के अंदर अंदर वी हैव टू रिडीम सच प्रेफरेंस शेयर। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो 20 की जगह 30, राइट? अब ध्यान से सुनना, थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, पर्पस ऑफ इशूइंग रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। क्या क्या कारण हो सकता है किस पर्पस के लिए? पहले, इट इज अ प्रॉपर, प्रॉपर वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बच्चे एग्जाम में प्रॉपर वर्ड लिखते नहीं। इट इज वन ऑफ द वे ऑफ रेजिंग फाइनेंस। क्यों? लोन नहीं है क्या? क्यों इक्विटी शेयर इशू करके पैसा रेज नहीं कर सकते हैं क्या? बट बाकी सारे भी रास्ते हैं, बट ये प्रॉपर रास्ता है। इट इज द, बता दो क्यों प्रॉपर बोला है। इट इज द प्रॉपर वे ऑफ रेजिंग फाइनेंस इन अ डल प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट काफी डल है। प्राइमरी मार्केट मतलब जब पहली बार शेयर इशू करते तो उसको बोलते हैं आईपीओ। आईपीओ प्राइमरी मार्केट में होता है। और एक बार शेयर इशू कर दिया तो सारे शेयर होल्डर आपस में खेलते बैठते, खरीद बेच खरीद बेच। वो सब कहाँ होता है? बीएससी एनएससी पे जो आप शेयर ट्रेडिंग देखते हो, वो सब सेकेंडरी मार्केट है। इसने रिलायंस का शेयर इसको बेच दिया, इसने इसको पैसे दे दिए, इसका रिलायंस के साथ कोई संबंध है क्या? नो, ये सेकेंडरी मार्केट है। और फर्स्ट टाइम रिलायंस कंपनी ने जब मार्केट में शेयर इशू किए थे वो है प्राइमरी मार्केट। तो जब कभी भी प्राइमरी मार्केट काफी डल रहता है, इक्विटी शेयर इशू करने तो जा रहे हैं लेकिन लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है शेयर खरीदने में, तो उस समय लोगों को प्राथमिकता चाहिए, इंपॉर्टेंस चाहिए। तो उस समय कंपनी फिर क्या इशू करती है? प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी में अगर लोग इंटरेस्टेड नहीं है तो उन्हें क्या चाहिए? प्रेफरेंस। क्योंकि इक्विटी शेयर एक बार खरीदा तो लाइफ टाइम के लिए फंस गए, क्योंकि इक्विटी शेयर की कोई रिडेम्पशन की लिमिट नहीं है। प्रेफरेंस की तो भी है, मैक्सिमम 20 साल।
तो इसीलिए प्राइमरी मार्केट में अगर इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकते, प्राइमरी मार्केट अगर काफी डल है, तो उस समय कंपनी कहां से पैसा रेज करती है? प्रेफरेंस शेयर इशू करके। दैट्स व्हाई इट इज अ प्रॉपर वे ऑफ रेजिंग फाइनेंस इन द केस ऑफ डल प्राइमरी मार्केट। क्लियर? डल है, बेजान मार्केट है, स्लगिश मार्केट है, बेजान है, कोई दम नहीं है मार्केट में, लोग शेयर ही नहीं खरीद रहे, तो वहां पे कंपनी प्रेफरेंस शेयर इस फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को इशू करेगी। प्रेफरेंस शेयर्स जल्दी सेल हो जाते हैं एज कंपेयर टू इक्विटी। कारण प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वो दो प्रेफरेंशियल राइट होते हैं ना। पहला, डिविडेंड इनको पहले मिलता, और दूसरा, अगर कंपनी बंद होगी तो पहले इनका कैपिटल वापस होता है एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये दो प्रेफरेंशियल राइट जिन किसके पास होते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स। ये दो प्रेफरेंशियल राइट है, ये दो प्रेफरेंसेस मिल रहे, ये दो प्राथमिकता मिली, इसलिए इनका नाम क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स। तो जब कभी भी प्राइमरी मार्केट डल रहता है तो कंपनी इक्विटी शेयर जनरली इशू नहीं करती, वहां पे क्या इशू करती है? प्रेफरेंस शेयर। इसीलिए इसको प्रॉपर वे ऑफ रेजिंग फाइनेंस बोला इन डल प्राइमरी मार्केट। कंपनी में फेस डिफिकल्टी इन रेजिंग द शेयर कैपिटल। कभी कभी क्या होता है, कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सक रही है क्योंकि वो जो इक्विटी शेयर्स है कंपनी के, वो किसी स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं करते, इसीलिए लोग इक्विटी शेयर नहीं खरीदते। लोग बोलते भैया ये इक्विटी शेयर अगर इस कंपनी का मैंने खरीद लिया और ये इक्विटी शेयर तो कोई स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड भी नहीं करता है, तो मैं लाइफ टाइम के लिए फंस जाऊंगा, फिर ये इक्विटी शेयर वापस कौन खरीदेगा? कंपनी या किसी दूसरे इंसान को पूछना होगा तू ये खरीदता है क्या? तुम सोचो ना, ऐसा शेयर तुम खरीदोगे क्या जो बीएससी एनएससी पे लिस्टेड नहीं है? कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि बेचने के वांदे हो जाएंगे ना। इसके पास में ऑफर लेके आया, चांद पे जमीन खरीदता गया, 1 रुपए एकड़, 10 करोड़ एकड़ जमीन दे रहा हूं 1 रुपए एकड़ के हिसाब से। ये बोलेगा वाह बहुत सस्ती जमीन है, 10 करोड़ में 10 करोड़ रुपए में 10 करोड़ एकड़ जगह, 1 रुपया पर एकड़। अब ये इसने पैसे दे दिए, जमीन ले ली, अब ये बेचेगा किसको? बेच सकता है क्या? कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा। तो वैसे ही शेयर्स का भी हो जाता है काफी बार कि अगर कोई शेयर किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है तो आम जनता वो शेयर खरीदने में अपना हाथ पीछे कर लेती है, नहीं खरीदती है। समझ में आया क्या? आज तुम सब लोगों ने गोल्ड घर पे इतना सब छुपा छुपा के दबा दबा के रखा हुआ है, सबके पास गोल्ड होगा ना घर पे, 1 आध किलो तो होगा, यस और नो? अब तुम बताओ, समझ लो उस गोल्ड को कोई खरीदने वाला ही नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में, अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई? एकदम से रब से 0 हो गई। अचार डालोगे उसका? गोल्ड की वैल्यू क्यों है? क्योंकि तुम जैसे ही गोल्ड बाहर निकालते हो कोई भी खरीद लेता है, इसलिए उसकी वैल्यू है। 2000 के नोट की आज कोई वैल्यू है क्या? नो, बंद हो गई। तुम 2000 की नोट अगर निकालोगे, किसी को देने जाओगे, लेगा क्या वो? जो चीज चलती है उसी की वैल्यू होती है। और अगर कोई शेयर किसी स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं चल रहा है, वो शेयर लोग खरीदेंगे क्या? कंपनी बोलेगी नहीं नहीं बहुत अच्छी कंपनी हूं मैं, ये शेयर तू खरीद ले, रिटर्न अच्छा मिलेगा। अरे वो सब ठीक है भैया, कल चल के मुझे शेयर बेचना है तो कहां बेचूं? कंपनी बोलेगी हम फ्यूचर में बायबैक करेंगे ना, कब करेंगे मालूम नहीं, तो तुम खरीदोगे क्या? ऐसे समय कंपनी को बड़ी डिफिकल्टी होती है शेयर कैपिटल रेस करने में। तो ऐसे समय कंपनी क्या करती है मालूम है क्या? प्रेफरेंस शेयर इशू करती है। ये पर्पस देख रहे हैं हम लोग, क्यों हम लोग प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं? कभी कभी प्राइमरी मार्केट डल होता है, क्यों हम लोग प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं? कभी कभी काफी डिफिकल्टी होती है इक्विटी शेयर इशू करने में, नहीं खरीदते हैं लोग, तो उस समय कंपनी बोलती है प्रेफरेंस शेयर इशू करो। देखो, अ कंपनी में फेस डिफिकल्टी in raising the share capital as its shares not traded on the stock exchange. Potential investors, अरे पोटेंशियल इन्वेस्टर क्या होता है? पोटेंशियल इन्वेस्टर मतलब जो अभी इन्वेस्टर बने नहीं है, बनने वाले हैं। रुको, यू ऑल आर पोटेंशियल चार्टर्ड अकाउंटेंट। तुम अभी सीए बने नहीं हो, सीए बनने वाले हो, दैट मीन्स यू आर पोटेंशियल चार्टर्ड अकाउंटेंट। You all are potential millionaire.
तुम मिलेनियर अभी बने नहीं हो, मिलेनियर बनने वाले हो, इसलिए पोटेंशियल मिलेनियर बोल दिया। समझ में आया क्या? अरे यस और नो? पोटेंशियल इन्वेस्टर मतलब अभी तक वो इन्वेस्टर बना नहीं है, इन्वेस्टर बनने वाला है। इसलिए ऐसा इन्वेस्टर जो मेरे यहाँ पे इंक्वायरी करके जाते हैं सीए इंटर की, उन्होंने अभी तक एडमिशन लिया है क्या? नो। वो पोटेंशियल सीए इंटर स्टूडेंट है, लेने वाले हैं, अभी तक लिया नहीं है। समझ में आया पोटेंशियल वर्ड किसके सामने लगाते हैं? सो पोटेंशियल इन्वेस्टर जिन्होंने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है लेकिन इन्वेस्ट करने वाले, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स वो में हेजिटेट, सोचते हैं, डरते हैं, घबराते हैं, चिंता में लेना नहीं लेना, हेजिटेट इन पुटिंग मनी इनटू द शेयर्स दैट कैनॉट इजीली सोल्ड मे बी एनकरेज टू इन्वेस्ट इफ द शेयर्स आर रिडमेबल बाय द कंपनी। अमोक को बोला मैंने, यार अमोक मेरी एक कंपनी है, उसके अंदर में इक्विटी शेयर तू खरीदेगा क्या? 100 रुपए का एक शेयर है, 1 लाख शेयर 10 लाख रुपए दे। उसने बोला सर वो सब ठीक है लेकिन मुझे अगर वापस पैसों की जरूरत पड़ी तो तुम्हारा इक्विटी शेयर कहीं बेच सकता हूँ क्या? बोला नहीं, क्योंकि मेरा शेयर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है। तो ये क्या बोलेगा? नहीं सर फिर रहने दो। फिर बोलेगा सर अगर ऐसा कुछ होगा कि ये जो शेयर है कंपनी अगर लिखित में दे रही है कि इतने इतने समय बाद में शेयर वापस रिडीम कर लूंगी तो मैं लेने को तैयार हूँ। मतलब मैंने बोला सीधा सीधा बोलना, प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहा है। तो इसीलिए ऐसे समय कंपनी क्या करती है? प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि इक्विटी शेयर की कोई टाइम लिमिट नहीं है। इसलिए शेयर होल्डर क्या बोलता है? हाँ मैं खरीद लूंगा इफ द शेयर्स आर रिडीमेबल। क्योंकि अगर रिडीमेबल नहीं है तो वो क्या करेगा? हेजिटेट करेगा। गावरान भाषा में दूसरे पॉइंट का मतलब है इक्विटी शेयर्स ये रिडीमेबल नहीं होते हैं, इसलिए कोई इक्विटी शेयर नहीं खरीदता है। प्रेफरेंस शेयर्स ये ऑलवेज रिडीमेबल है, इसलिए प्रेफरेंस शेयर्स को लोग इक्विटी के अगेंस्ट ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। उसके बाद इसीलिए प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हैं। पर्पस देख रहे हैं ना हम लोग। देन प्रेफरेंस शेयर्स मे बी रिडीम्ड व्हेन देयर इज अ सरप्लस ऑफ कैपिटल एंड सरप्लस फंड्स कैनॉट बी यूटिलाइज इन द बिजनेस फॉर प्रॉफिटेबल पर्पस। बस इतना ही पॉइंट है। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर सकते हैं ना हम लोग। अच्छा, रिडम्पशन करने के लिए क्या क्या लगता है? पैसा, सरप्लस। सो कंपनी के पास अगर सरप्लस है तो कंपनी समय से पहले भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका पैसा वापस कर सकती है क्या? यस। इसलिए तो लिखा है इफ कंपनी हैव सरप्लस फंड्स, तो कंपनी क्या करती है? प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर देती है। इसलिए लोग प्रेफरेंस शेयर्स खरीदने में ज्यादा इच्छुक होते हैं। इच्छुक, इंटरेस्टेड। नो डिविडेंड इज रिक्वायर्ड टू बी पेड इफ देयर इज अ लॉस। ये भी एक फायदा है। खैर ये फायदा तो इक्विटी शेयर्स का भी है, सिर्फ प्रेफरेंस का नहीं है। ये 4th नंबर का पॉइंट कंपनी के एंगल से बहुत अच्छा है। अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है। सर नहीं, हमने तो सुना था प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देते हैं। देते हैं फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, लेकिन कब देते हैं? अगर प्रॉफिट हुआ तो। प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड इनको भी नहीं मिलेगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो नहीं मिलेगा, इनको भी नहीं मिलेगा। नो नीड टू पे, नो डिविडेंड इज रिक्वायर्ड टू पे इफ देयर इज लॉस और नो प्रॉफिट, वेयर एज इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन डिबेंचर। इसीलिए डिबेंचर्स के अगेंस्ट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ज्यादा अच्छा माना जाता है। इसीलिए हम लोग क्या इशू करते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स। जैसे डिबेंचर्स के केस में प्रॉफिट हो ना हो इंटरेस्ट कंपलसरी झक मार के देना ही पड़ेगा, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स का ऐसा नहीं है। प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड देंगे, प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं देंगे। मतलब लोन्स के केस में और डिबेंचर्स के केस में इवन इन केस ऑफ लॉस यू हैव टू पे द इंटरेस्ट। इन अदर वर्ड्स प्रेफरेंस डिविडेंड डिक्लेयर्ड और पेड कंटिन्यूज टू बी रिगार्डेड एज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट। वही तो हमने बोला था, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स और डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन यानी क्या रहता है? ऑप्शनल, कंपलसरी नहीं है। प्रॉफिट हुआ तो देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे। देखो यहाँ पे बोल भी दिया, लो सिमिलर ट्रीटमेंट इज गिवन फॉर इक्विटी, क्योंकि इक्विटी को भी जो डिविडेंड देते हैं वो भी अप्रोप्रिएशन है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड देते हैं वो भी अप्रोप्रिएशन है। सर इसमें फायदा क्या है? अरे यही तो फायदा है, प्रॉफिट हुआ तो देना है, नहीं हुआ तो नहीं देना है। समझ में आया क्या? कंपनी के एंगल से कितना बड़ा फायदा है। बट ऐसा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के केस में नहीं है। वो क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट।
इसीलिए हम लोग किसको प्रायोरिटी देते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स को। इसीलिए हम लोग प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं। बरोबर? ये समझ में आया सभी को चारों भी पॉइंट? पक्की बात? सर ये समझ में तो आया, लेकिन थोड़ा सा तुम्हारी कलाकारी लिख दोगे एक एक समरी में एक एक कीवर्ड, तो लिख देता हूं। प्रॉपर वे, प्रॉपर वे ऑफ फंड रेजिंग, बोलो, प्रॉपर वे ऑफ फंड रेजिंग इन डल प्राइमरी मार्केट। दूसरा, कभी कभी क्या कुछ केसेस में वर्ड कम नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट बातें लिखनी पड़ती है। Since preference shares are always, एक एक छोटी छोटी बात है, कब कौन सी बात पेपर में आ जाए इसलिए हर चीज लिखो। बच्चे बोलते हैं इसको क्या लिखना पड़ता है, इसके कितने चांसेस है पेपर में आने के, ऐसे ही हर बार सोचते हो तो आधा पेपर आपके कवरेज के बाहर चला जाता है। लिखना हर चीज। सिंस जो की, सिंस जो की प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑलवेज redeemable, since preference shares are always redeemable, therefore potential investors always prefers preference shares against इक्विटी शेयर्स, अगेंस्ट इक्विटी शेयर्स। ये दूसरा पॉइंट था, जो कि प्रेफरेंस शेयर से हमेशा रिडीमेबल है, इसीलिए पोटेंशियल इन्वेस्टर ऑलवेज प्रीफर्स प्रेफरेंस शेयर्स एज अगेंस्ट इक्विटी शेयर। क्योंकि इक्विटी शेयर एक बार खरीद लिया किसी बेचारे इन्वेस्टर ने तो वो तो फंस गया ना जीवन भर के लिए उस कंपनी में, क्योंकि इक्विटी शेयर से रिडीमेबल नहीं होते। प्रेफरेंस शेयर्स ऑलवेज रिडीमेबल, आज नहीं तो कल उनका रिडम्पशन होना तय है, यानी उनको उनका पैसा वापस मिलेगा ये गारंटी है। बट इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा वापस मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हाईएस्ट रिस्क बेयरिंग सिक्योरिटी इक्विटी शेयर्स है। यस और नो? इसीलिए प्रेफरेंस ज्यादा अच्छा है, इसीलिए हम लोग प्रेफरेंस इशू करते हैं। पर्पस, वजह, रीजन फॉर इशूइंग प्रेफरेंस शेयर, वही तो देख रहे। दूसरा भी हो गया। द प्रेफरेंस शेयर्स मे बी रिडीम व्हेन देयर इज अ सरप्लस एंड सरप्लस फंड्स कैन नॉट बी यूटिलाइज इन द बिजनेस फॉर प्रॉफिटेबल पर्पस। तीसरा वाला, सिंस preference shares can be redeemed even before due date, subject to conditions। ये भी एक फायदा है, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन ड्यू डेट से पहले भी हो जाता है। सर सब्जेक्ट टू कंडीशन, म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का और कंपनी का, और पैसा भी होना चाहिए, बगैर पैसे के कैसे रिडम्पशन होगा। ये भी एक अच्छी चीज है, इसीलिए कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है। नो डिविडेंड इज रिक्वायर्ड टू बी पेड, ये डिविडेंड वाला पॉइंट यहां पे लिख देता हूं। सिंस प्रेफरेंस डिविडेंड is an appropriation of profit as a ब्रैकेट में लिख रहा हूं, as against interest on debentures or loans dash
चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये भी एक वजह है। सर ये क्या वजह हुई? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अरे अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ये सबसे अच्छी वजह है। प्रॉफिट हुआ तो देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे। इसलिए कंपनी क्या करती है? प्रेफरेंस शेयर इशू करती है एज अगेंस्ट डिबेंचर और लोन। दो बैंक है तुम्हारे सामने, एक बैंक बोल रही है प्रॉफिट हुआ तो ईएमआई देना, नहीं तो मत देना, और दूसरी बैंक बोल रही है नहीं नहीं ईएमआई तो देना ही पड़ेगा। तुम कहां से लोन लेंगे? पहली वाली। लिखा बेटा सभी ने? डन? लिखा बेटा? सेक्शन 55 हमने ऑलरेडी पूरा देखा है। नहीं नहीं सर एक बार वापस बता दो। A company limited by share if so authorized by article, if authorized by AOA, may issue preference shares which at the option of the company are liable to be redeemed within a period of not exceeding 20 years. No shares can be redeemed except out of divisible or distributable profit, that is out of profit of the company which would otherwise available for dividend, or out of proceeds of fresh issue of the shares made for the purpose of redemption. No such shares can be redeemed unless they are fully paid. और लिखवा के दिया था ना सारी कंडीशन। सर ये वाली कौन सी कंडीशन है लिखवा के नहीं दी? याद करो। अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन इसमें थी 120 रुपए, नॉमिनल वैल्यू 100 रुपए, प्रीमियम पेएबल 20 रुपए, और इसके लिए दो रास्ते, फ्रेश इशू और फ्री रिजर्व। तो यही तो है वो फ्रेश इशू और फ्री रिजर्व पॉइंट है। अब पढ़ो। आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट और आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू। फ्री रिजर्व मतलब डिविजिबल प्रॉफिट और फ्रेश इशू मतलब फ्रेश इशू। यही है ना वो पॉइंट, देखो ना। और आउट ऑफ जो फ्रेश इशू हमने रिडम्पशन के लिए किया था। उसके बाद ये भी हमने देख लिया था फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन होगा, पार्टली पेड का नहीं। इन केस कंपनी एज में प्रिस्क्राइब उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, अब ध्यान से सुनना। ये वाला चार्ट लिखा है इन सभी ने? ये देख लो एक बार देख लो। इफ कंपनी रिक्वायर्ड टू, देख ले बेटा, कंप्लाई 133, देन सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट अलाउड। हो गया, पूरा पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है। सर मतलब क्या है इसका? ऐसी कोई कंपनी है जिसके लिए सेक्शन 133 अप्लीकेबल है, सेक्शन 133 में स्पेसिफाई किए हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर उस कंपनी को अप्लाई करने पड़ते हैं तो वो कंपनी इस प्रीमियम को यूज नहीं कर सकती है। देन सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट अलाउड। तो उस कंपनी को मजबूरी में इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए क्या यूज करना होगा? सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ If section 133 specified accounting standards applicable to the company, then such company cannot utilize security premium for the purpose of writing off of premium on redemption of preference shares. प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं ना, इसको राइट ऑफ करना पड़ता है। नुकसान है, नुकसान को छाते पे लेके चलेंगे क्या हम लोग? नो। याद आए कल का लेक्चर? उस प्रीमियम को आपने क्या किया था? राइट ऑफ किया था। कैसे राइट ऑफ किया था? पहले वाले एंट्री में प्रीमियम को डेबिट किया और इस एंट्री में आपने प्रीमियम को क्या किया? क्रेडिट। और इस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए आपके पास कितने रास्ते थे? दो, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम। तो बस इस पैराग्राफ में लिखा है कि आप ये सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं कर पाओगे अगर आपके कंपनी को सेक्शन 133 के स्पेसिफाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है तो। क्योंकि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलाउ नहीं करते सिक्योरिटी प्रीमियम को यहाँ पे यूज करने के लिए। उनका कहना है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अगर 133 स्पेसिफाइड कंपनी नहीं है तो दोनों भी यूज करो।
अगर 133 स्पेसिफाइड कंपनी है तो ये यूज मत करो, सिर्फ ये यूज करो, सिंपल। अब पढ़ू वो पैराग्राफ वापस। हाँ, प्रश्न में लिखा रहेगा आपको सेक्शन 133 स्पेसिफाइड कंपनी है कि नहीं है, और अगर नहीं लिखा रहा अजम्पशन ले लेना, वी हैव अज्यूम दैट गिवन कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विथ और नॉट कंप्लाई विथ सेक्शन 133। तूने जैसे आंसर लिखा उस हिसाब से नोट लिख देना, बरोबर। अब देखो मैं पढ़ता हूं, इन केस such a class of company as may be prescribed whose financial statement comply with the accounting standards prescribed under section 133, the premium, the premium, if any payable on redemption shall be provided out of profit। यहां पे आउट ऑफ प्रीमियम लिखा है क्या? आउट ऑफ प्रॉफिट्स ओनली, मतलब फ्री रिजर्व ही यूज करेंगे। प्रॉफिट म्हणजे फ्री रिजर्व, बोलो प्रॉफिट म्हणजे फ्री रिजर्व। यहाँ पे आउट ऑफ क्या बोला है? आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब फ्री रिजर्व, मैंने भी तो यही बोला है। अगर 133 अप्लीकेबल है तो क्या अलाउड है? ओनली प्रॉफिट यानी फ्री रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम यूज provided also that the premium, if any, payable on redemption of any preference shares issued on or before the commencement of this act shall be provided out of profit of the company or out of the company's securities premium account before such shares redeem। कब की बात है? बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, मतलब ये कंपनीज एक्ट 2013 के पहले लोग क्या करते थे? फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम, देखो ना, फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम दोनों भी यूज कर लेते थे। लेकिन ये एक्ट आने के बाद क्या यूज करेंगे? सिर्फ फ्री रिजर्व यानी प्रॉफिट। यहाँ पे प्रीमियम लिखा है क्या कहीं? बट यहाँ पे प्रीमियम दिया है क्या? आसान भाषा में बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट यानी सेक्शन 133 कंपनीज एक्ट 2013 में है ना, उसके पहले आप प्रीमियम और फ्री रिजर्व दोनों भी यूज करो। लेकिन सेक्शन 133 आने के बाद और अगर उस कंपनी के लिए सेक्शन 133 एप्लीकेबल है तो आप सिर्फ क्या यूज कर सकते हो? फ्री रिजर्व। ये बात समझ में आई क्या? अरे समझे ना सब लोग? पक्का ना? आगे, इन केस अदर कंपनी द प्रीमियम इफ एनी पेएबल ऑन रिडेम्पशन शैल बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ द प्रॉफिट और आउट ऑफ द प्रीमियम। सेक्शन 133 अप्लीकेबल नहीं है, मतलब वो कौन सी कंपनी है? अदर कंपनी। अदर कंपनी के लिए प्रॉफिट भी चलेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम भी चलेगा, प्रॉफिट भी चलेगा और सिक्योरिटी प्रीमियम भी चलेगा। कौन से कंपनी के लिए? अदर कंपनी के। लेकिन सेक्शन 133 वाली कंपनी है तो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं चलेगा। छोटी सी बात है, क्वेश्चन में अगर कहीं कोपचे में थोड़ा सा भी लिख के दे दिया सेक्शन 133 अप्लीकेबल और उस बच्चे ने गलती से भी अगर फ्री रिजर्व की जगह सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर लिया तो लग गई बात। एक छोड़ के 2-3 नंबर काट लेगा वो, बहुत बड़ी गलती है। एरर ऑफ प्रिंसिपल है ये, क्लरिकल एरर नहीं है। तुम्हारे प्रिंसिपल ही हिले हुए है। समझ में आएगा सभी को? ये क्लरिकल एरर नहीं बोली जाएगी, इसको कौन सा एरर बोलेंगे? प्रिंसिपल एरर। तो ऐसी घोड़चूक मत करना। 133 अप्लीकेबल, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं कर सकते फॉर द पर्पज ऑफ राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अदर कंपनी कुछ भी करो, फ्री रिजर्व यूज करो, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करो, समझे? या फिर ये कमेंसमेंट के एक्ट के पहले की कोई एंट्री पूछी हुई है, कुछ भी यूज करो, प्रीमियम यूज करो, फ्री रिजर्व यूज करो। समझ में आया सभी को? पक्का? ऑल सेट? चलू मैं आगे। ये लिख लो ना, फिर वो कल के चार्ट में लिख लो, कई जगह होगी तो। सर जगह नहीं है तो ऐसा ये करो, स्टार मार्क लगाओ, 1 लिखो और अगले पेज पे स्टार मार्क और 1 और यहां लिख लो, मतलब वो से लिंक्ड है, कनेक्टेड है। हाइपर लिंक करते थे ना बचपन में वर्ड में। जो बच्चे का कल का ये लेक्चर अब्सेंट था, नहीं आए थे, आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है समझने में,
क्योंकि हमने इसके ऊपर कल अच्छा टाइम दिया। डन। चलो अभी तो पेज ओपन किया। ये एसी की हवा पीछे नहीं आ रही ना ये फैन के कारण? जुनेद ये फैन बंद कर दे रहे। डन। आज कौन अपसेंट है इधर? साक्षी अपसेंट है आज, है ना? क्यों रे, क्यों अपसेंट है हो? हाँ, चल लिखा बेटे सभी ने? आज थोड़ा सा और आगे बढ़ते और एक चीज पढ़ते। हाँ, वेयर एनी सच शेयर आर प्रपोज टू बी रिडीम आउट ऑफ द प्रॉफिट। अगर शेयर्स का रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, कौन सा? डिविजिबल प्रॉफिट, दैट इज प्रॉफिट विच वुड बी अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन shall be transferred to a reserve which is called as capital redemption reserve। कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है? सम इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स टेकन आउट ऑफ फ्री रिजर्व ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सम इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द अमाउंट ऑफ द शेयर्स रिडीम एंड द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट रिलेटिंग टू द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल shall except as provided in section apply as if CRR were paid up share capital of the company। The utilization of CRR is restricted to the fully paid bonus share। क्या समझा? कुछ नहीं। ये जितना येलो पेन से देखो, ये यहां से लेके यहां तक, ये जो है ना, नहीं नहीं, यही सबसे ज्यादा काम का है। यही तो हमने पूरा हमारे चार्ट में बनाया है ना बेटा, यही तो हमने पूरा हमारे चार्ट में बनाया था। पहली एंट्री, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, मैंने आपको बताया तो था। ये चार्ट ही सेक्शन 55 है। इस चार्ट में की ऐसी कौन सी चीज है, इस पूरे ये पैराग्राफ की कौन सी चीज है जो हमारे चार्ट में नहीं है? बताओ। सीआरआर हमारे चार्ट में आ गया। सीआरआर का एक ही यूज है, ये भी बताया है, कौन सा? फुल्ली पेड बोनस शेयर। और यहाँ पे क्या लिखा है? सम इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू टेकन आउट ऑफ, कहां से? रिजर्व से। और वो हम लोग कहां ट्रांसफर करेंगे? सीआरआर के अंदर में। कौन सा? कहां से लिया? आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। ये तो यहाँ पे लिख के दिया है, देखो बोला नो nominal value required for redemption taken out of free reserve म्हणजे divisible profit transferred to CRR। क्यों? to maintain the capital structure for safety and security of the third party। ये तो है वो पैराग्राफ। सारी चीजें कवर्ड हो गई क्या इस चार्ट के अंदर में? ये चार्ट और कुछ नहीं है, यही है आपका सेक्शन 55। सर सेक्शन 55 थ्योरी क्वेश्चन पूछेंगे क्या? मूर्ख है इंस्टीट्यूट। सेक्शन 55 के ऊपर क्या आता है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन। क्यों आता है प्रैक्टिकल? बताओ। क्योंकि सेक्शन 55 में एंट्रीज है 1 2 3 4 5। समझ में आया ना? स्विमिंग की एग्जाम है तो आपको क्या थ्योरी क्वेश्चन पूछेंगे क्या? बताओ स्विमिंग कैसे करते हैं, 300 लाइन का ऐसे लिखो, ऐसा पूछेंगे क्या? डायरेक्ट करके दिखानी पड़ेगी आपको। वैसे इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। थ्योरी क्वेश्चन क्या आ सकता है? पर्पस ऑफ इशूइंग प्रेफरेंस शेयर्स और कंडीशंस रिलेटेड टू इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। 30 इयर्स 20 इयर्स वाली कंडीशन, फुली पेड का ही प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन होगा, नो कंपनी कैन इशू इरिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, है ना? आ जाओ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
तो ये जो है ना, ये ऐसा है कि नहीं, आपके पास अगर मॉड्यूल होगा तो यहां से यहां तक ऐसा इसको ड्रॉ करके साइड में लिख लेना, यहाँ पे ऐसा लिखना सी और चार्ट विथ, इसमें तो 5 एंट्रीज दी भी नहीं हमने, तो 5 एंट्रीज भी यहाँ पे लिख दी, बरोबर है, क्लियर। उसके बाद मेथड्स ऑफ रिडम्पशन, मेथड्स ऑफ रिडम्पशन भी हमारे चार्ट में आ गई। बताओ मेथड्स ऑफ रिडम्पशन कौन सी थी? दो, आउट ऑफ फ्रेश इशू और आउट ऑफ फ्री रिजर्व। तीसरी एक और मेथड है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, मेथड 1 मेथड 2, तीसरी थोड़ा थोड़ा। रोहित होता तो क्या बोलता? थोड़ा थोड़ा। बिहारी क्या कोई अपने क्लास में? बिहारी कोई नहीं है ना? तो बिहारी है, थोड़ा थोड़ा। तो बिहार से क्या बात करा? बिहार में थोड़ा थोड़ा बोलते ना। हाँ, पूरी आती तो तू थोड़ा थोड़ा बोलता, मागी बोलता। ऐसा बोल, थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा बाकी, ऐसा बोल। हाँ, थोड़ा बोल, थोड़ा। फिर ये बिहारी नहीं है, बिहारी थोड़ा नहीं बोलता, बोलता थोड़ा। मैं रोहित को बुधवार पूछता हूँ, रोहित काम हो गया पूरा? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा हुआ है, थोड़ा बाकी है। तुम अगर उसको बोल दोगे तो वो कॉन्शियस हो जाएगा, फिर वो थोड़ा बोलेगा। लेकिन नॉर्मली कभी सुनना, कभी सुना है क्या किसी ने? नहीं ना। अभी ध्यान रखना, थोड़ा वर्ड बोला तो क्या बोलता है वो? थोड़ा थोड़ा। तो ये दो मेथड है, मेथड 1 मेथड 2। और तीसरी मेथड कौन सी है बताओ? कॉम्बिनेशन, थोड़ा सा यहां से और थोड़ा सा यहां से, बरोबर है क्या? ये भी देखने का काम नहीं। ये देखो, ये 3 मेथड, फ्रेश इशू मेथड 1, फिर उसके बाद कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब फ्री रिजर्व से सीआरआर मेथड 2, और तीसरा, और वो ही एंट्रीज ऊपर एक्सप्लेन की है। हम लोग एंट्रीज वो नहीं पढ़ेंगे, हम लोग डायरेक्ट करेंगे। अब रिडम्पशन ऑफ फ्रेश इशू, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बाय फ्रेश इशू, यहां से प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। डायरेक्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आना। एंट्रीज भी लिखना नहीं है, आपने लिख ली है ऑलरेडी एंट्रीज, ये एंट्रीज आपने लिख ली है। आ जाओ डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 1 और लिखो पेज नंबर 11.58, 158, इलू 1। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा जल्दी जल्दी से जवाब देना मुझे। अब हिंदुजा कंपनी लिमिटेड हैड 5008% प्रेफरेंस शेयर्स। पुनः प्लीज ध्यान देना अच्छे से, क्वेश्चन सॉल्व करने आपसे ही सॉल्व करवा के लूंगा मैं ज्यादा क्वेश्चन आज। एक कंपनी के 5000 क्या थे? 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स थे, मतलब उसने ऑलरेडी इशू कर दिए थे। मतलब उस कंपनी के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना दिख रहा था? 5000 गुणेला 100 मतलब 5 लाख। और वो प्रेफरेंस शेयर्स का नाम क्या था? 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस। पागल है क्या? प्रेफरेंस शेयर है तो रिडीमेबल ही होगा, लिखने की जरूरत थोड़ी थी। 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, फुल्ली पेड। कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम, ये सब समझ में आ गया। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का क्वेश्चन है इस वर्ड की वजह से। जो बच्चे नहीं थे अब अच्छे से ध्यान से सुनना। दीज प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीम दीज प्रेफरेंस शेयर्स एट पार, यानी 100 का प्रेफरेंस शेयर कितने में इशू कर रहे हैं? 100 का प्रेफरेंस शेयर कितने में रिडीम कर रहे हैं? कैसे रिडीम कर रहे हैं? बाय इशू ऑफ, यानी मेथड कौन सी है? 1 की 2? 1 क्या थी? आउट ऑफ फ्रेश इशू, दूसरी क्या थी? आउट ऑफ फ्री रिजर्व 2। ये मेथड 1 है या 2 है? बाय इशू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर कितने इशू कर रहे हैं वो नहीं बोला है, सफिशिएंट नंबर मींस यू हैव टू कैलकुलेट दैट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। बोला नहीं आपको कितने इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं?
आपको कैलकुलेट करना होगा कितने की जरूरत है, और वो इक्विटी शेयर कितने में इशू कर रहे हैं, 10 में, ईच फुल्ली पेड। और वो जो इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं ना मेथड 1 में, फ्रेश इशू, ये भी कैसे कर रहे हैं, एट पार। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी एंट्रीज। चलो 5000 शेयर्स थे, 100 रुपए का एक था, और रिडम्पशन भी कैसे हो रहा है बेटा, एट पार। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 11.158, हेडिंग दे दो हिंदुजा लिमिटेड, हिंदुजा कंपनी है, हिंदुजा कंपनी लिमिटेड। फिर हेडिंग दे दो रिडम्पशन, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। फिर उसके बाद लिखो अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन। फटाफट से लिख बेटा, 5000 प्रेफरेंस शेयर मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट, पैसा मनी रोकड़ा। एक प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन के लिए कितना पैसा लगने वाला है, 100 रुपी। सर वो फेस वैल्यू 100 है क्या, नो, रिडम्पशन वैल्यू 100 है। रिडम्पशन इत्तफाक से एट पार हो रहा है। रिडम्पशन अगर एट प्रीमियम होता तो अमाउंट रिक्वायर्ड ज्यादा आता ना फेस वैल्यू से, इनटू ₹100। तो तुम बताओ अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन कितनी हो गई, 5 लाख ना रे। चलो जल्दी जल्दी से बताओ, इसमें नॉमिनल वैल्यू कितनी है, नॉमिनल वैल्यू रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन, और नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 5 लाख पूरी की पूरी। बोलो प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन कितना है, प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन 0। बोलो कैपिटल स्ट्रक्चर कितने से कम हुआ, 5 लाख से। इस गिरे हुए कैपिटल स्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने के कितने रास्ते हैं, 2। पहला आउट ऑफ आउट ऑफ आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, और दूसरा आउट ऑफ फ्री रिजर्व ट्रांसफर टू सीआरआर। और प्रीमियम को हमें क्या करना होता है, नीड टू बी, वैसे है नहीं यहाँ पे, नीड टू बी राइट ऑफ, पर है नहीं तो आगे लिखने की जरूरत नहीं कुछ। खेल खत्म। वही तो चार्ट बना रहे बार बार हम लोग, कल से 4 बार यही चीज देख ली अभी तक, कल 2 बार, आज स्टार्टिंग में आने के बाद 1 बार, और एक अभी और 1 बार। यही है पूरे चैप्टर में सेक्शन 55 का चार्ट। इस चार्ट को चार्ट जाओ, I mean, अच्छे से पढ़ लो, बराबर। तू समझ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, डन। आ जाओ, अभी रुकना। आप इस चार्ट के नीचे 1 2 3 4 5 एंट्री लिख लोगे क्या, मैं चार्ट के नीचे नहीं लिखता हूं। आप क्या करना, ये चार्ट के नीचे ऐसा आप हेडिंग दे देना, जर्नल एंट्री 1 2 3, बराबर है। आप ऐसे लिखोगे, मैं कैसे लिखूंगा, पहली एंट्री कैंसलेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, वही नरेशन ऊपर लिख दिया मैंने। हाँ बोलो, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। बोलो बेटा कितना है, 5 लाख, 5 लाख 8% है बेटा, क्या मिनटो 8%। इसे कहते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कैंसिल करना और अमाउंट ड्यू करना। किसी को कोई चीज नहीं समझी प्लीज पूछो। जिंदगी गम का सागर भी है। सेकेंड एंट्री फ्रेश इशू की, बोलो क्या रहेगी, अरे यार नो एंट्री, 0 है ना रे, नहीं नहीं नहीं, काय की नो एंट्री, सही सही बोल रहे थे आप। यहाँ पे आउट ऑफ फ्री रिजर्व से सीआरआर कुछ नहीं है,
ये कुछ नहीं है। यहाँ पे सारा का सारा ये बोल रहे हैं सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करके कर डालो। यहाँ पे इस बार फ्री रिजर्व से सीआरआर में कुछ नहीं जाएगा। सर आपको कैसे समझा? अरे बोला है ना प्रश्न में, ये देखो, ये रिडम्पशन कैसे होगा? बाय इशू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 एट पर। मतलब इस बार रिडम्पशन के लिए मेथड 1 है, फ्री रिजर्व से सीआरआर में कुछ ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं। जितने से कैपिटल स्ट्रक्चर कम हुआ पूरा का पूरा खड़ा करेंगे नए शेयर इशू करके। कितने नए शेयर वो नहीं मालूम, वो तुम निकालते बैठो। सफिशिएंट नंबर यू हैव टू कैलकुलेट। एक शेयर 10 का इशू कर रहे हैं। रुको रुको, ऐसे नहीं ना, घाई मत करो, पहले एक बार देखो, देखो। हाँ, फ्री रिजर्व से सीआरआर में इस बार कितना जा रहा है? 0। इसीलिए बैलेंसिंग फिगर 5 लाख में से 0 गया, बोल बचा कितना? ये अमाउंट आ गई यहां की। अब इस अमाउंट को मैं डिवाइड करूंगा फेस वैल्यू और इशू प्राइस ऑफ शेयर विच एवर इज लोअर। बोलो नए शेयर जो इशू कर रहे हैं, याद आया क्या? नहीं याद आया? बताओ कल वाला चार्ट। फेस वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर। हमें क्या चाहिए यहाँ पे? नए शेयर से फेस वैल्यू एक्चुअली रिसीव्ड चाहिए, कितनी हाथ में आ रही है। सो बताओ नए शेयर जो इशू कर रहे हैं उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 10। इशू प्राइस कितनी है? 10। दोनों भी 10 10 10 में लोअर क्या है? 10। इत्तेफाक से यहाँ पे फेस वैल्यू और इशू प्राइस सेम है। जरूरी है क्या पेपर में भी सेम ही रहेगा? नो। हाँ बोल बेटा, कुछ कह रहे हैं? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? बोलो नंबर कितने आएंगे फिर? 50,000। ये है वो सफिशिएंट नंबर। चलो फिर मैं इसकी एंट्री कर रहा हूं। फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख 5 लाख। तीसरी एंट्री कुछ आएगी क्या? नो एंट्री, क्योंकि सीआरआर है नहीं यहाँ पे। चौथी एंट्री आएगी क्या? नो एंट्री, क्योंकि प्रीमियम है नहीं ना यहाँ पे। राइट ऑफ किसको करोगे? अरे किसको करोगे? किसी को नहीं। और लास्ट वाली एंट्री बताओ बच्चों। वैसे आपकी 5वें नंबर की एंट्री नहीं रहेगी, आपकी ये 3rd नंबर की आई होगी। नो एंट्री को नंबर मत देना, वो तो क्या मैं ऐसी चार्ट में दिखा रहा हूं तो। सुनना, एक बरोबर 15-20 मिनिट में है ना, तू वरतीच आहे ना, मी फोन करतो तुला। सिद्धू पण आहे का सोबत? ठीक, मैं फोन करता हूं। सुन, बच्चे नाराज हो जाते जीवन में, हंसना ही भूल जाते। लास्ट एंट्री बताओ। फाइनल, तुम लोगों के लिए एग्जाम इतनी ज्यादा जरूरी होती है क्या रे? फाइनल सेटलमेंट, एग्जाम्स और रिजल्ट्स आर जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट अ हार्ट ऑफ लाइफ। ये ध्यान रखना। अरे बाबा तो एग्जाम, मुझे बता, एग्जाम और रिजल्ट समझ लो फेल आ गए तो उस चक्कर में क्या लाइफ रुक जाएगी क्या? वहां पे अगली एग्जाम फिर से तैयारी करो। फेल क्यों आए? तुम्हारे कर्म कांड थे, तुम्हारी गलतियां थी। तो नाराज रह के वो फेल का पास होने वाला है क्या? फेल के पीछे गलती तुम्हारी ही थी। हाँ, पास हो गया तो उसके पीछे बहुत सारे लोग जिम्मेदार है, मम्मी पापा, भगवान, अच्छा समय, गुरु, दोस्त, अच्छे दोस्त, और आखिर में तुम्हारी मेहनत। पास हो गए तो, फेल हो गए तो सिर्फ तुम ही जिम्मेदार हो। फेल का ठीकरा कोई अपने सर पे नहीं फोड़ता है। फेल के लिए तुमको ही गाली पड़ेगी, पास के लिए तुम क्रेडिट देते हो मम्मी पापा को, ऊपर वाले को,
वो तुम्हारा बड़प्पन, समझ में आया क्या? बट फेल के लिए तुम किसी को क्रेडिट नहीं दे सकते। फेल हो गए फिर से करने का, उसमें क्या है। हाँ, फाइनल सेटलमेंट करो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देखो, फर्स्ट एंट्री में क्या किया था, क्रेडिट। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या करेंगे, डेबिट। और पैसे दे देंगे, पैसे दे देंगे, बैंक बैलेंस कम हो गया, बैंक बैलेंस कम हो गया तो क्रेडिट करो। नरेशन लिख दो, फाइनल सेटलमेंट विद द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। लिखा बेटा? जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, आप हाई भी लिख दिया करो रे, कुछ थोड़ा सा, कल इतना समझाया, ऐसे डर लगता कह रहे कुछ लिखने में। हाँ हाँ, कल तेरे ही था, सिर्फ बच्चे से घबराते हैं ऑनलाइन देखने वाले। चलो बेटा, लिखा सभी ने? चल नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर क्या है इसका, 11.159। लिखो इलू 2 11.159। लिखो सी लिमिटेड, सॉरी देखो सी लिमिटेड, आप लिख रहे हो प्रॉपर नंबरिंग लिख रहे हो बेटा, ऐसा लिखना ICAI। सी लिमिटेड हैड 10,000 10% redeemable preference shares of ₹100 each, fully paid up। आगे लिखा है कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दीज प्रेफरेंस शेयर्स एट पार। कंपनी ने ये प्रेफरेंस शेयर्स रिडेम्पशन करने का डिसाइड किया है। कैसे रिडीम करेगी, एट पार। तो बताओ अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडेम्पशन, जल्दी 1 सेकंड में, 10 लाख। 10,000 प्रेफरेंस शेयर और रिडेम्पशन एट पार होगा, मतलब 100 के बदले कितना वापस करेंगे, रिडीमेबल वैल्यू कितनी है, 100। सो 10,000 इंटू 100, 10 लाख। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना है, 0। कैसे रिडेम्पशन कर रहे हैं, बाय इशू ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, बाय इशू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। फ्री रिजर्व बोला है क्या यहाँ पे, नो, मतलब यहाँ पे भी मेथड 2 नहीं है, सफिशिएंट नंबर ऑफ। लेकिन इस बार इक्विटी शेयर कैसे इशू कर रहे हैं, एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2। कुछ भी करो, चूल्हे में जान दो, अपने को क्या करना है, हमें क्या करना है, देखो ये हमें क्या करना है, फेस वैल्यू और इशू प्राइस, फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर इशूड और इशू प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इशूड, व्हिचएवर इज लोअर। यस और नो, आंसर बरोबर आएगा अपना, कोई दिमाग लगाने का काम नहीं है। हाँ, और कुछ बोला है क्या, नो। कितने बेटा अपने प्रेफरेंस शेयर्स, 10,000। रिडम्पशन वैल्यू भी कितनी है, 100। 10,000 इंटू 100। और नए शेयर्स कैसे इशू कर रहे बेटा, 10 का 1 12 में, ₹2 प्रीमियम है ना, 10 का शेयर ₹2 प्रीमियम पे, मतलब कितने में इशू करेंगे, 12 में। मेथड कौन सी है, 1 या 2? वेरी गुड, मेथड है 1। किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई तो प्लीज पूछो। देखो समझ रहा है कि आपको, सर सब समझ में आ रहा है, आप जो अभी कर रहे हो। बाद में तुम बोलोगे सर हमको लिखने के लिए समय नहीं है, जल्दी लिखो। अच्छा एक बार देख लो, देख लो, देख लो कितना बेटा यहाँ पे बताओ तो, देखो 10 लाख। और फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर इस बार बताओ बेटा जरा कितना है, तो हाँ फेस वैल्यू कितनी है, ये देखो 10, और इशू प्राइस कितनी है, 12, विच एवर इज लोअर कितनी है। सो ये कितना था अपना, ₹10 लाख था ना, 10 लाख माइनस 0, बैलेंसिंग फिगर 10 लाख। 10 लाख डिवाइडेड बाय 10, बोलो कितना आया, 1 लाख इक्विटी शेयर्स है। हो गया, ठीक है क्या। और यहां पे कितना आ जाएगा बेटा, 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख, लिख लो, बगैर देखे करो। रूल कभी चेंज नहीं करेंगे अपन अपने। मॉड्यूल में तुम देखोगे ना तो इसको घुमा फिरा के दिया है बहुत, कुछ भी लिखते रहते हो मन में आए जो, चीजों को सिंप्लीफाई करना चाहिए,
जबरदस्ती कुछ भी करते बैठते। है ना, सिंपल हो गया ना अब ये। अब एग्जाम के अंदर में आपने बस क्या करना है, चार्ट बनाना है, वर्किंग नोट वन बन के बना लो डायरेक्टली। हाँ ऐसा भी लिखा तो नंबर मिलेंगे, कटेंगे नहीं आपके नंबर, समझ में आना चाहिए उसने तुमने तुमने क्या लिखा, बस मिलते नंबर। आप ऐसा भी लिखो। मैं तुमको एक बात बताऊं, कोई बच्चा मानता नहीं है यार मेरे पास में ऑप्शन नहीं है मेरे उस समय का पेपर निकालना, मेरे मैक्सिमम आंसर ऐसी टाइप में थे, थ्योरी रहो प्रैक्टिकल रहो, पेपर एकदम अजीबो गरीब था। दोस्त बोले या तो तू बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएगा या तो एकदम थर्ड क्लास नंबर आएंगे, अच्छे नंबर से पास हो गया था। मेरे इसमें कैसा उसको उसको सब उसको मैंने नजर फ्रेंडली बनाया था, देख के मजा आ जाए, वाह। कंटेंट पूरा था और थोड़ा सा डायग्रामेटिक चार्ट फॉर्म में होशियारी करके जो अपन लिखते हैं थोड़ी, ऐसा डिजाइन बना के, मेरे को अच्छा लगता था डिजाइन बना के लिखना थोड़ा, तो मैंने वैसे लिखा हुआ है पूरा। लॉ में मैं, अरे मैं पॉइंट भी नहीं लिखता था, मैं पॉइंट भी कैसे लिखता था, ऐसा लिखता था हेडिंग और ऐसे ऐसे सारे पॉइंट लिखता था। हाँ फाइनल एग्जाम में सीए फाइनल के, सीए इंटर के, पर पॉइंट कवर सारे होते थे, छूटता एक भी नहीं था। हाँ केस स्टडी तो सबसे पहले कंक्लूजन, मुद्दे की बात, फिर उसके बाद में अप्लीकेबल प्रोविजन और सबसे लास्ट में फैक्ट ऑफ द केस। नहीं नहीं ऐसा कोई रूल नहीं है, तुम पहले कंक्लूजन भी लिखोगे तो भी चलेगा, पहले कंक्लूजन फिर मैं लिखता था अप्लीकेबल प्रोविजन फिर फैक्ट, क्योंकि कंक्लूजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों को लिखना भूल जाते बहुत बार। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट है एप्लीकेबल प्रोविजन और लीस्ट इंपॉर्टेंट है फैक्ट ऑफ, क्योंकि फैक्ट ऑफ द बेस तो प्रश्न में से कॉपी पेस्ट करना है, तो इसीलिए मैं उसको सबसे मतलब उससे जो चाहिए वो मैं सबसे पहले दिखा देता था, ताकि वो खुश हो जाए कि हाँ भैया जो चाहिए वो मिल रहा है। तुम जब आंसर लिखो ना तो वो पेपर चेकर को मद्देनजर रखते हुए लिखो, क्यों पेपर चेकर को समझाना है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारा पेपर चेक करना, तुम्हारी जिम्मेदारी है उससे चेक करवाना अच्छे से। मैं लास्ट टू लास्ट बैच में लास्ट 2-3 साल पहले भी एक बार दिल में आया था कहीं से पता करूं, पर पूछा इधर चैप्टर में दोस्त लोग हैं ना मेरे इधर ही, कोई मेंबर है कोई काउंसिल मेंबर है, तो पहले गाली मारते, पागल हो गया बोले, पास हो गया ना सीए अब काय को पेपर बुलवा रहा बोले, ऐसा बोलता है। मतलब थोड़ा बच्चों को दिखाने के लिए बोले अब पेपर नहीं मिलते, हो गए 13 13 साल हो गए ना, अब इंस्टीट्यूट देती नहीं देती भगवान जाने, वो है भी कि नहीं उनके पास वो भी नहीं मालूम। हर साल लाखों पेपर आते हैं, वो भी साल में 2 बार। वो बोलता क्यों, बोले तू गलती से पास हुआ है क्या, मतलब नहीं नहीं बच्चों को दिखाने के लिए है कि कैसा पेपर लिखा हुआ है फाइनल में। कठिन समय था वो मेरा। कैसा समय था, कठिन, हार्ड, बहुत हार्ड, बहुत ज्यादा हार्ड। उस समय मैं एक स्टूडेंट था, डीम्ड हस्बैंड था, डीम्ड, DEEMED। बचपन में डॉक्टर डॉक्टर खेला है कभी, खेला है क्या? पर पुणे मतलब सपनों का शहर है बॉस, तो इधर आने के बाद क्या इंसान अपना क्या कहता है, रुतबा खो जाता है। सर एक लेक्चर में हूँ वापस कॉल करता हूँ। क्या खो जाता है इंसान अपना,
मैंने अभी बोला कि पुणे सपनों का शहर है, और ये डाइवर्ट करने वाले ऐसे ही लोग होते हैं। अब ऐसे सुंदर और हैंडसम लड़के लोग घूमेंगे, कोई लड़की बाहर से पढ़ने के लिए आई तो इसको देख करके डाइवर्ट होगी कि नहीं होगी? बताओ मेरे को, बताओ मेरे को, पढ़ाई करेगी कि नहीं, ढंग से करेगी नहीं करेगी? हाँ, अच्छा सर लड़कियों को पूछो, हमें थोड़ी मालूम। यस सर। एक सम करोगे आप और ट्राई करोगे? मैं साला इतना कोशिश करता हूं ना, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो बेटा, है ना? जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है बेटा, आपने भी ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 3, मेरे को एक 7 मिनट के लिए इजाजत दो बस। पेज नंबर 11.160, वो पहले वाला क्वेश्चन लिखा क्या आपने? हाँ, पक्का लिखा ना? हाँ। आंसर लेना किधर है? छोड़ छोड़ छोड़िए।
आहे काम करू तिसरा वर पहिली एंट्री रनिंग डिस्काउंट दिलं नाही ना लॉस आता त्याला काय रिटर्न काय करायचं नाही एवढा फक्त प्रीमियम रिडक्शन त्याला फक्त रिटर्न करतो बाकी सगळं फुल्ली पेड हा डिस्काउंट इश्यू म्हणजे आपण लॉस आहे तर डेबिट तेवढं लिहायचं सिक्युरिटी प्रीमियम क्रेडिटला घेतो डेबिटला डिस्काउंट आहे का त्याच्यात तो नाही कधी केलं दहा वाला नाही हा आहे बघ ना पेड कंपनी 9 हो एकचा डिस्काउंट आहे नाही हे खाली नाही दिलाय इक्विटी शेअर हा ते ठीक आहे अरे विजयवर लोन नाही देणार तशी एंट्री नाही आहेत ते बावट चुकीचे डिस्काउंट हा म्हणजे ते डिस्काउंट मध्ये तू ते नाही देणार अमाऊंट काय लिहिलेलं आपल्याला? त्यांना तेवढं आता बघा. करायचं आहे. पहिले काय केलं की नाही डिस्काउंट नाही दिलं. फक्त काय केली शेअरची व्हॅल्यू कमी केली आणि नंबर ऑफ शेअर वाढले मग केले नाही ना आरतीने पुढे हे काहीतरी केलं बघ मिनिमम नंबर काहीतरी आणि त्यांनी काय सांगितलं हा असं शक्यच नाही 10 मध्ये 9,000 शेअर 9,000 शेअर पर कमी का वाढू कमी नाही होता मी काल केलं होतं ना वाढ थंडी वाजते कधीच गेलं 9,000 शेअर हे वाक्य चुकी दिले 10,000 शेअर्स नाही 9,000 शेअर 9,000 कंपनी 9,000 at 10% preference share of rupees 10 each fully paid up. The company decided to redeem the share by
आणि हा आपल्या सर्वांनी सांगितलेलं बघ पहिला त्याच्या तुम्ही ते शेअरची पहिला व्हॅल्यू 81 त्यानंतर परत 90. शेअरची व्हॅल्यू कमी नाही केले नंबर शेअर्स कमी केले प्राइस कमी केली ना वाढवले डिमांड पण हे मला असं वाटतं ना असं 9,000 शेअर 10 रुपये स्वीकारू शकतो आपण. सर 9,000 शेअर 10,000 इश्यूच करू शकत नाही. ते तर मी सांगतो ना तुला हेच करा तुम्ही नावाचं कोणाचं आली नाही रे म्हणून. जर 9,000 शेअर 10,000 इश्यूच करू शकत नाही. कॅपिटल वाढवलं मला काय तुझं काय म्हणते त्यांनी मी चुकीचं असेल पण जर आपण काय बोलले का काय वेगळे नाही बाबा एंट्री कर ली अरे नाही होते काय फोटोच मी घाबरतो का हो गया रे बेटा तराई किया क्या तराई सर वो डाउट है हाँ हेलो हेलो चलो ठीक है आ जाओ ना ट्राई कर लेते कनेक्टिंग बैक टू द सेशन क्यों इसमें एंड किया था क्या किसी ने कनेक्टिंग बैक क्यों आ रहा है आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 G India Limited had 9,010% redeemable preference shares of rupees 10 each fully paid. The company decided to redeem preference shares at par.
यानी अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन कितना हो गया जल्दी बताओ 90,000। इसमें नॉमिनल वैल्यू 90,000। प्रीमियम पेएबल कितने रास्ते आउट ऑफ फ्रेश इशू आउट ऑफ by issue of sufficient number of equity shares of rupees 9 each fully paid rupees 9 का fully paid यहाँ पे कि एक्चुअल में rupees 9 fully paid 10 फेस वैल्यू 10 होनी चाहिए थी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे फ्रेश इशू का अमाउंट कैसे निकालेंगे 90,000 क्योंकि यहाँ पे जीरो है बैलेंसिंग फिगर 90। नंबर ऑफ शेयर्स निकलना है तो कैसे करेंगे अमाउंट रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू और इशू प्राइस पर शेयर विच एवर इज लोअर। लोअर क्या है नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए यस और नो हो गया पहली एंट्री दूसरी एंट्री और ये तीसरी एंट्री 90 90 90 90 90 90। वैसे भी डिस्काउंट का ही होना चाहिए था। अच्छा 9 का फुल्ली पेड 9 का ही दिया इन्होंने भी डिस्काउंट लिया ही नहीं यहाँ पे इन्होंने भी यही अज्यूम किया 9 का फुल्ली पेड 9 में ही लिया लगता है भी 10 मत लिखो वहां पे ठीक है ना फिर भी अपना सेम ही आ रहा है 90 90 आ रहा है ना हर जगह पे। ये आ गया ना नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 मल्टीप्लाइड बाय एक शेयर कितने का है 9 का तो कितना है यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी। हाँ बोल रहे एक सेकेंड चल रहा 648196 हाँ ठीक है ये लिखा है सभी ने अभी आया क्या सभी को इजी है क्या देखो ये पहली एंट्री ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर पहली एंट्री दूसरी फ्रेश इशू की बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और तीसरी फाइनल सेटलमेंट की पागल है वो लोग सब एक ही दिन की एंट्री अलग अलग डेट की नहीं है चलेगा ऊपर नीचे हुआ तो हाँ कोई दिक्कत नहीं है आप इसमें ऊपर नीचे लिखते हो चलेगा बस सेटलमेंट की पहले मत लिख लेना वो लास्ट में लिख लेना नहीं तो पता चला पहले पैसा दे दिया और आप कैंसिल कर रहे डन इजी है अपना चार्ट फॉलो करना है और कुछ नहीं पुट द वैल्यू गेट द आंसर। बार बार बैक टू सेशन क्यों आ रहा है हेलो 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 ये ऑनलाइन वाला बच्चा बेटा एक बार कोई तो बच्चा मुझे प्लीज हेलो हाय कुछ लिख दो एक बार चेक करे बेटा ऑनलाइन तेरे फोन में स्क्रीन ब्लैक हो रही क्या रुको रिफ्रेश किया मैंने चेक कर अब एक बार प्रणव आया हाँ डन डन ऑल सेट डन बेटा स्क्रीन भी आ रहा है हेलो हेलो वो अगेन बैक टू सेशन ऐसा लिखा हो रहा है तो मुझे लगा वो बंद हो गया क्या हाँ बोल बेटा इक्विटी शेअर वरती किती होते 90,000 भागीला 9 9 कुठून येतात रे 90,000 भागीला 9 कर वापस बताना है पक्का एनीबॉडी नहीं समझा ऐसा कोई बच्चा है आप कुछ बोल नहीं रहे हो हाँ ना समझा नहीं समझा पक्का ना कौन बोलता रहे ऐसे बोला हाँ कि क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो चांसेस है कि शायद आपका गलत हो सकता है थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है इसमें देखते हैं कितने बच्चे ट्राई कर सकते हैं पेज नंबर है मुन्ना इसका 11.161 जान दो ना पेज नंबर को गोली मारो ना यही है ना प्रश्न इतना ही है ना हाँ बोल कितना आया
22,222 ओके 0.22 एक बच्ची का आंसर आया बाकी बच्चे फटाफट से ट्राई करो ट्राई बट डू नॉट क्राई यही है ओ मैडम अच्छा आंखों का प्रॉब्लम दे उसको चश्मा दे तो जल्दी चश्मा लेके आ जा थोड़ी दिन और अगर तू बगैर चश्मा के देखेगी नंबर बढ़ते जाएगा तेरा हर दिन या फिर कोई दिन चलते फिरते चक्कर खा के गिरेगी नीचे हाँ चश्मे का नंबर है फिर भी तुम चश्मा नहीं पहनते तो चक्कर आ जाते हैं और फिर 4 लड़के और आएंगे उठाने के लिए तू चाहती है क्या 4 लड़के उठाने के लिए आना चाहिए हाँ तो चश्मा पहन जल्दी मेरी सास मेरी वाइफ को ऐसी बोलती थी पहले मेरी जैसे मेरी वाइफ थी ना जो उसको भी चश्मा है तो मेरी सास उसको बोलती थी चश्मा पहनो नहीं तो चक्कर आके गिरेंगे 4 लड़के उठाने आएंगे तुम्हारी तो यही इच्छा होंगी फिर मेरी वाइफ बोलती नहीं मम्मा मैं चश्मा पहनती हूँ मेरी सास बहुत डेंजर है बोलने में तो इसलिए ना वो कुछ बोले उससे पहले मैटर सॉल्व कर लेना वो तो है पर यार हर माँ लड़की के लिए स्ट्रिक्ट और लड़का कुछ भी किए तो सब सही है नहीं ऐसा नहीं है ऐसे ही रहता है ना लड़की के लिए 50 कानून कायदे मैं ऐसा नहीं रहूंगा पर कोई रूल नहीं तेरे हिसाब से सब कुछ हाँ आवाज सुन रहे आ रहे मेरे पर चलो आ जाओ 4 नंबर का क्वेश्चन देखो सब लोग ट्राई करो नहीं तो मैं सॉल्व करूं ट्राई करोगे कि मैं सॉल्व करूं करो करो लो बेटा 1 मिनट का समय लो ट्राई करो इजी है सिर्फ शांति में पढ़ के सोचना प्लीज बातें मत करो आपस में नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाओगे एकदम शांति में सोचो एक बच्चे का आंसर आ गया है बाकी लोग ट्राई करो शांति में सोचो अपना चार्ट बनाओ 22,200 एक ने बोला 22,250 एक ने बोला 22,222 ओके तो फाइनल आंसर क्या है तुम्हारा 22,000 अच्छा 2 आंसर पूछे ऑल्सो डिटरमाइन आपको एक तो पूछा है कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड और फिर से पूछा है सेम नंबर ऑफ शेयर्स अगर आपने 50-50 के मल्टीपल में निकाले इन द मल्टीपल ऑफ 50 तो फिर कितना रहेगा ये ₹50 नहीं रहेगा सिर्फ 50 है रुपीस गलत प्रिंट किया मॉड्यूल में वहां पे 50 चाहिए इन द मल्टीपल्स ऑफ 50 हाँ डिवाइड बाय 50 होना चाहिए ट्राई करो बताता हूँ 50 के मल्टीपल में रहना मतलब क्या अरे बाबा जैसे कि नहीं मैंने आपको बोला कि यार ये बॉस आ जाओ मेरी शॉप पे हर चीज 50 के मल्टीपल में मिलेगी समझ में आया क्या तो मान लो कोई एक चीज है मान लो ये कोई एक चीज है 41 रुपए की तो मैं आपसे 41 लूंगा क्या नो मैं कितने लूंगा 50 कोई चीज 20 रुपए की है तो भी आपसे कितने लूंगा 50 कोई चीज 49 की है तो भी आपसे कितने लूंगा 50 कोई चीज 51 की है अब आपसे कितने लूंगा 100 क्योंकि 50 का मल्टीपल है ना कोई चीज 52 की है तो भी आपसे कितना लूंगा 100 कोई चीज 99 रुपीस की है तो भी आपसे कितना लूंगा 100 100.5 की कोई चीज होगी तो आप कितने लूंगा 150 50 का मल्टीपल है ना बॉस बोलो अच्छा हुआ सर 100 का मल्टीपल नहीं ₹1 भी हो गया तो कितना 100 101 हो गया तो 200 चलो सबने ट्राई किया होगा अगेन बस वही करते जो अपना चार्ट बना रहे थे हाँ अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर बच्चों ये कभी चेंज नहीं होगा अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन बोलो कितने थे प्रेफरेंस शेयर्स नहीं मालूम डायरेक्ट अमाउंट ही मालूम है ओह माय गॉड कितने अच्छे लोग अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन
प्रेफरेंस शेयर 5 लाख के थे और कुछ बोला नहीं है, तो 5 लाख में ही रिडीम हो रहे हैं ऐसा अज्यूम करूं? रिडम्पशन कैसे हो रहा है इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, तो क्या अज्यूम करूं रिडम्पशन एट पार है? सो अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन कितना है? 5 लाख। इसमें नॉमिनल वैल्यू कितना है? 5 लाख। प्रीमियम रिक्वायर्ड और प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन कितना है? 0। ये कैपिटल स्ट्रक्चर 5 लाख से कम हो गया, इसको खड़ा करने के कितने रास्ते? 2। आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स और आउट ऑफ फ्री रिजर्व से कहां ट्रांसफर करेंगे? सीआरआर में। आगे क्या बोला है? ये रिडम्पशन के लिए कंपनी ने डिसाइड किया टू इशू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, यानी मेथड 1 या 2? रिडम्पशन के लिए कंपनी शेयर इशू कर रही है, फ्री रिजर्व यूज नहीं कर रही है। देयरफॉर बैलेंसिंग भी फ्री रिजर्व यूज कर रही है ना रे, आगे तो पढ़ो। मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड, और आगे क्या बोला है? एक सेकंड। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट म्हणजे फ्री रिजर्व अवेलेबल। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है डिविजिबल प्रॉफिट अवेलेबल है बोल रहे हैं, कितना अवेलेबल है? सो डिविजिबल प्रॉफिट कितना अवेलेबल है? 3 लाख। अब तुम बताओ बैलेंसिंग फिगर कितना आया? 2 लाख। अब बताओ ये 2 लाख कैसे आ रहा है? शेयर्स इशू करके। लेकिन सवाल अभी भी कायम है, कितने शेयर्स डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू और इशू प्राइस, विच एवर इज लोअर। बोलो फेस वैल्यू इशू प्राइस कुछ दिया है क्या? बस सिर्फ 9 रुपए ही दिया है, तो बस ये 9 ले लो क्या? 2 लाख डिवाइड बाय 9 कितना आया? 22,222.22 शेयर्स। कितने शेयर्स? ये इसका आंसर आ गया, देखो पहले का। एक और है ना अल्सो डिटरमाइन, दूसरे का। अब ये दूसरे का आंसर निकाल रहा हूं मैं। फर्स्ट आंसर आ गया ना? तो वीडियो ने बोला कि नंबर ऑफ शेयर्स अगर 50 के मल्टीपल में इशू करना है तो कितने इशू करेंगे? इफ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी issued in multiples of 50, then अपर लेवल पे 50 से डिवाइड कर सके ऐसी कौन सी फिगर है? 22,250। 222 के आगे नीचे लेवल पे नहीं करना, नीचे पे कर दिया तो कम हो जाएंगे ना शेयर्स, तुम्हारा रिडम्पशन का पर्पस ही पूरा नहीं होगा। समझ में आया क्या? तुम किसी दुकानदार को पैसे ज्यादा दे दो चलेगा, लेकिन कोई 100 रुपए की चीज है उसके लिए 99 दोगे नहीं चलेगा। 200 दोगे तो वो ले लेगा थैंक यू बोल के। 99 चलेंगे क्या? नो, कम नहीं चाहिए, ज्यादा चल जाएगा। सो देखो अपर लेवल पे 222.22 था, तो उसको राउंड अप करेंगे तो 250 आ जाएगा क्या? अपर लेवल पे अगला 50 कब आ रहा है? 222 के बाद अगला 50 आ रहा है, 250। अगर ये 100 के मल्टीपल में बोला रहता तो कितना था? 22,300। अगर ये 500 के मल्टीपल में बोला रहता तो कितना था? 22,500। 1000 के मल्टीपल में बोला रहता तो 22,222 को 1000 के मल्टीपल में 23,000। 50 के मल्टीपल में बोला तो अगला 50 कब आ रहा है? 22,250 शेयर्स। हो गया, 5 नंबर मिल गया आपको। सिंपल। फिफ्टी से डिवाइड क्यों किया बे तूने? 50 के मल्टीपल्स में। अच्छा हाँ, डिविजिबल है कि नहीं चेक करने के लिए। बस तक एक वाक्य लिहून सोडून टाकायचं। काय लिहायचं आहे? वाक्य। हाँ हाँ चलेगा। एंट्री थोड़ी पूछी है आपको, एंट्री पूछी है क्या रे? चेक करो। नहीं एंट्री नहीं पूछी है। इन्होंने कैसे लिखा? लिखा सभी ने? डन।
ऋग्वेद सही बोला तूने उसको। ऑनलाइन लेक्चर जब ज्वाइन किया ना तो आपकी आवाज नहीं आ रही थी, मतलब वो शायद आपने ऑन नहीं किया था वॉइस का, तो मुझे लगा मेरे फोन में प्रॉब्लम है, 3-4 बार न्यू करके फिर ज्वाइन किया। फोन फेंक दिया? हाँ फोन क्यों फेंका? अच्छा ऐसा बजा के देखा होगा, आवाज आ रही नहीं आ रही। हाँ, नहीं आपकी नहीं आवाज आ रही थी ना, तो आपने शायद इधर से हाँ मैंने इधर से वो कुछ अलग बात बोलते रहते हो तो मैं ऑफ कर देता मुझे हूँ। लगा मतलब मेरे फोन में प्रॉब्लम है, तो मैंने 3-4 बार लेफ्ट किया और फिर ज्वाइन किया, फिर आपकी जब आवाज आई ना तो समझ आया आपने ऑन नहीं किया। कुछ ऐसा कंटेंट बोलते तो अपन बंद कर देते ना माइक का। कोई भरोसा नहीं भैया, आजकल कुछ बोलते नहीं आता। शायद ऑफलाइन आना चाहिए था। मौसम ही ऐसा है, धूप बरसात साला कुछ भी। ये आजकल तबीयत खराब होती है सब रोटी खाने से, गेहूं की रोटियां खाने से। बाजरी ज्वारी की रोटी खाओ जो अपना भारत का ओरिजिनल फूड है। गेहूं कहाँ से भारत का था? गेहूं तो यूएस से आया हुआ है ना। गेहूं भारत का ओरिजिनल फूड था ही नहीं कभी। भारत के लिए क्या था अपना इसमें अनाज में? ज्वारी बाजरी। क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा लेक्चर है? 5। अब यहां से तो मेन क्वेश्चन चालू हुआ। वैसे अब तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए वो 4-4 नंबर के थे, उसके ऊपर की उनकी औकात नहीं है। यहां से जो करेंगे वो 6-6 नंबर के क्वेश्चन है, फिर 8 फिर 12। तो हम लोग बाकी कंटिन्यू करेंगे टुमारो। Thank you so much guys, love you all, take care, bye bye bye.